हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणोदय क्लासेस। मैं आपका अरुणोदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज हम बात करने वाले हैं अपने हिंदी प्रैक्टिस सेट के 9 की बात। ठीक है, आपके इससे पहले ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट में आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट आपके बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। स्पेशल ये वैसे जीडी जो आपका यूपीएसएससी का एग्ज़ाम है, सॉरी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है, या इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। और उसके अलावा भी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी हिंदी आती है, उसके लिए भी यह बहुत क्लास आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके 8 प्रैक्टिस सेट हो गए, वो आपको देख लेना है। क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्लास के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नोट है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं ये अपभ्रंश क्या होते हैं। पहले ये क्वेश्चन भी तो माइंड में आ रहा होगा ना कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है अपभ्रंश। अपभ्रंश ऐसी चीज होती, मतलब अपभ्रंश एक अवस्था होती है जो आपकी प्राकृत समय से और आधुनिक समय के बीच में थी। अपभ्रंश जो थी जिसमें आपकी बहुत सी भाषाएं क्या हुई थी, चेंज हुई थी। तो ये जो अपभ्रंश है ये आपकी अवस्था है, इसमें जो बोली जाने वाली बोली है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है मगधी अपभ्रंश है, फिर है आपकी शोरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है, और सी है आपका मगधी अपभ्रंश है, अर्धमगधी अपभ्रंश है, फिर आपकी नागर अपभ्रंश है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, शोरसेनी आपकी जो थी ये पश्चिम भाषा थी आपकी, जब आपकी प्राकृत भाषा से पहले, सॉरी प्राकृत टाइम से पहले और आधुनिक भाषा के बीच में थी आपकी शोरसेनी। शोरसेनी आपका अपभ्रंश है और भाषा इसमें आपकी आती है खड़ी बोली। ठीक है, क्या आती है, खड़ी बोली। अपभ्रंश आपकी अवस्था है जिसमें शोरसेनी है, इसमें क्या है, पश्चिम भारत में बोली जाती थी, तो वो कौन सी थी, खड़ी बोली थी। और जब आपसे अपभ्रंश पूछा जाएगा तो शोरसेनी अपभ्रंश है, भाषा कौन सी होगी, खड़ी बोली होगी, अगर आपसे खड़ी बोली पूछी जाए तब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में पूछा है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, देखो आपके काल 3 होते हैं, है ना, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है, वर्तमान काल होता है, लेकिन हमसे पूछा है वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी आपके 5 भाग होते हैं। ठीक है, इसे भी किसमें बांटा हुआ है, एक सामान्य वर्तमान होता है, एक आसन्न होता है, एक पूर्ण होता है, एक भावित होता है। ठीक है, संभावित होता है। तो इसमें पूछा सामान्य, पूछा है सामान्य की बात क्या होती है, आपकी सिंपली बात होती है कि जो आपका काम हो रहा है, जो आपका काम चल रहा है, जिससे आपके काम का पता चल रहा है। ठीक है, मतलब समय नहीं हो रहा है, बस वो कंटिन्यू चल रहा है, उस काम की आपकी पता चलती है, किसमें, सामान्य में पता चलती है। पढ़ लेते हैं अब ऑप्शन। सीता बाजार जाती होगी, देखो होगी, इसमें संभवता है, संभवता क्या है, आपकी संभावना बताई गई है। ठीक है, ये तो होगा नहीं क्योंकि हमसे सामान्य पूछा है। बी है रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, देखो उसने पढ़ लिया है, ये तो आपका भूतकाल में चला गया, ये आपका भूतकाल में चला गया। पढ़ा ये अभी फिलहाल हाल में ये काम हुआ है, मतलब ये काम खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने आपको सामान्य वर्तमान में बताया कि काम चल रहा है अभी सामान्य वर्तमान में। और सी आपका वर्षा हो रही है, देखो ये हो सकता है। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वह कोलकाता जाता है। इसमें क्या है, ये बात आपकी सिंपल सेंटेंस बात है, इसमें काम चल नहीं रहा है आपका, जाता है, ये इसमें बात कही गई है, वर्तमान नहीं कहा जाएगा, इसमें जाता है, ताती आ रहा है। लेकिन जो सी ऑप्शन है ना आपका, यही आपका राइट आंसर है, वर्षा हो रही है, ये आपका सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमारा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, पशु शब्द का विशेषण क्या है। पशु शब्द का विशेषण, विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब पशु शब्द है, पशु तो आपका एक जानवर भी हो सकता है ना, जानवर को ही तो कहा गया है, लेकिन इसकी विशेषण क्या है ये बताया गया है। अब दिमाग लगाया जाए कि इसका पशु का विशेषण क्या हो सकता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वैसे तो हमें नहीं पता है। पहला लिखा है पाश्विक, फिर लिखा है पशुत्व, फिर है पशुपति और फिर है पशुता। देखो पशुपति नाम होता है, पर्यायवाची भी होता है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें क्या है, विशेषण क्या है, विशेषता पूछी जा रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। पशुता कोई शब्द नहीं होता है, पशुत्व कोई बंधु तोड़े ना जो पशुत्व होगा। पाश्विक, पाश्विक का मतलब क्या होता है आपको, जो क्या है जानवरों की तरह व्यवहार करता है उसे पाश्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मतलब पशु की तरह जो व्यवहार करता है उसे पाश्विक कहा जाता है।
अब कोई भी इंसान है आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है पशुओं की तरह, जानवरों की तरह, तो उसे क्या करो, वो उसकी विशेषता ही तो हो गई, यानी कि उसका जो व्यवहार है वो पशुओं के तरह है, तो वही उसकी विशेषता हो गई। और यही हमसे पूछा था विशेषण, ठीक है। तो पार्श्विक हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो पार्श्विक का अर्थ क्या होता है, पशुओं की तरह व्यवहार करना, और इसी का विशेषण हो जाएगा। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फोर्थ पे। फोर्थ में पूछा है निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा पूछी है, मतलब नहीं है कहा है, देखो निगेटिव है। इस बात पे आपको क्या है ध्यान रखना है, ये निगेटिव वाले क्वेश्चन हमारे क्या है, ऑप्शन को भी चूज करने में भी गलती कर देते हैं, हम गलत उत्तर को चुन लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। नहीं पूछा, भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो देखना है। तो लंबाई, लंबाई क्या है, देखो लंबाई है, ये भाववाचक संज्ञा है। देखो हम कह सकते हैं कि उसकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, ये फील करने वाली बात हो रही, महसूस भी करा जा रहा है, हम महसूस ही तो कर रहे हैं, वो तो अपने आप बढ़ रही है, और जो बढ़ रहा है उसको भी महसूस ही हो रहा है, तो ये भाववाचक हो जाएगी। बी है बहन, ठीक है, मेरी बहन का नाम ये है, ये आपकी बहन है, ये तो सिंपल ही बात हो गई है। सी आ रहा दया, दया में आपके भाववाचक होती है, आपको किसी के प्रति दया है, पशुओं के प्रति दया करनी चाहिए, तो ये भाववाचक संज्ञा है, भाव भी तो हो रहा है इसमें, दया दिखाई थोड़ी ना दे रही है, महसूस करा जाता है, ठीक है। फिर आता है डी, शत्रुता, शत्रुता कह लो, ये दुश्मनी कह लो, लड़ाई हो जाती है तो शत्रुता हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है लोगों से, कहते हैं ना उससे तो हमने दुश्मनी मोल ले ली, दुश्मनी दिखाई थोड़ी ना दे रही है, महसूस करी जा रही है, आप उससे लड़े, वो उनसे आपसे लड़े, तो क्या होगी, आपकी लड़ाई होगी, तो यही शत्रुता हो गई। तो ये भी आया आपके भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, लंबाई भी आपकी भाववाचक होगी। लेकिन जो डी है, बी है आपका बहन, ये आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। बहन, मैं कहूँ कि मीरा मेरी बहन है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई है, इसमें पता चल रहा है वो मेरी बहन है। अब मैं उसका नाम ले लेती तो वो व्यक्तिवाचक हो जाती, लेकिन हमें इन्होंने क्या कहा था कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यानी कि बी है, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा फोर्थ का राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5 पर। 5 है वचन बदलना, वचन बदलना, सही विकल्प चुनिए। यानी कि ये शब्द जो हमें दिया हुआ है, बहु शब्द है, इसको वचन में बदलना है। तो वचन देख लेते कौन सा है, देखो इसमें बहुवचन ही दे रखे हैं सारे, बहु का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये कहा गया क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में 2010 में पूछा भी गया है, ठीक है। ए आपका बहु है, बी आपका बहु, ये तो बिल्कुल सेम हो गया, ये तो है ही नहीं। बहु, देखो ऐसा कोई शब्द नहीं होता, बहु नहीं कहा जाता, तो छोटी ऊ की मात्रा ही नहीं आती, वर्तनी गलत है। बहुओं, देखो ये सही है, बहुएं, कहीं पर आपने देखा होगा बहुएं भी बोला जाता है और बहुओं भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये दोनों आपके करेक्ट आंसर है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। अब मैं बता दूं ये दोनों रखने का जरूरत क्या थी, एक ही रखा जा सकता, दोनों मैंने इसलिए रखे हैं इन ऑप्शंस में क्योंकि इनका दोनों का ही अर्थ ठीक है। कहीं पर आपको बहुए देखने मिलेगा, कहीं आपको बहुओं देखने मिलेगा, अगर ऑप्शन में आपके दोनों में से एक है तो वही आपका राइट आंसर होगा। ये मत सोच लेना कि बहुएं आया है तो और बहु है तो ये भी गलत हो जाएगा, कभी कभी ऑप्शन में होता है ना दोनों ए और बी या बी और सी ऐसे करके ऑप्शन भी आते हैं ना, ये दोनों ही आपके राइट आंसर है, तो आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना, ध्यान से देख लेना है। यानी कि 5 का हमारा आंसर ए और डी दोनों ही सही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 में लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय। लचकीला प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। तो लचकीला है, अब हमें नहीं पता इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, हम क्या कर लेते हैं, इसके संधि विच्छेद कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लचक प्लस ईला, यही तो होगा, लचक प्लस ईला। जैसे चमकीला होता है तो उसमें क्या होता है, चमक प्लस ईला, तो चमकीला हो जाएगा। अर्थ होना चाहिए इन चीज़ों का, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों सार्थक अर्थ निकलते हैं, सार्थक होने चाहिए, यानी कि दोनों का अर्थ होना चाहिए, तो ठीक है। ये तो आपके मूल शब्दों के लचक होते हैं, ठीक है, और चमक होते, कहते हैं ना हमारा पैर लचक गया, मोच आ गई, तो उसे लचक कहा जाता है, ये चमक हो गया। अब देखो ईला जहाँ लिखा हो वही आंसर हो जाएगा, ला है कीला ईला, देखो ये रहा, ठीक है। हाँ सॉरी, बड़ी मात्रा थी ना इसमें, हाँ इसमें भी बड़ी मात्रा होती है, तो ईला हो जाएगा, है ना, छोटी नहीं होती, बड़ी मात्रा होती है। लचकीला में बड़ी की मात्रा, चमकीला में भी बड़ी की मात्रा होती है, सॉरी, तो ये आ जाएगा ईला शब्द हो जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग। देखो उपसर्ग अभी प्रत्यय निकाला तब उपसर्ग आ गया। उपसर्ग में क्या होता है, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जोड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे हमारा उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग को पूछा प्रख्यात में, क्या करते हैं हमें नहीं पता क्या है, इसका संधि विच्छेद कर लो, उपसर्ग निकालना है, प्रा निकाल दो प्लस ख्यात, प्रख्यात। ठीक है, अब देख लो जहां प्रा होगा वही आंसर हो जाएगा। डी में ही दिख गया, आत भी नहीं है, प्रख भी नहीं है, ता भी नहीं है। देखो प्रख का कोई मतलब नहीं होता, ख्यात का तो हो भी सकता है ना, ख्यात तो हो भी सकता है, लेकिन ना ता का अर्थ है ना आत का है आपको, ना प्रख का है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, 7th का डी हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग को पूछा था और प्रा हमारा इसमें निकल गया। प्रा नहीं होता है ये वाला, बाकी में तो कोई दे रखी, प्रख कोई आपका उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं, माता जी को तेज ज्वार है। उपयुक्त वाक्य में दोष है, यानी कि इसमें कौन सा दोष है लिखा हुआ जो है, मतलब क्या गलती है इसमें। सन 2009 में आया ये आरआरबी में आपका क्वेश्चन। यहाँ आनंद मंगल है, ठीक है, ये वाक्य कंप्लीट हो गया। चिंता की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, माता जी को तेज बुखार है। शब्द विशेष देखो, शब्द देख लेते हैं, शब्द तो सारे ही सही लिखे हुए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, माता जी को तेज ज्वार है, हाँ ये बात भी ठीक है। फिर है मात्रा, मात्रा तो कहीं गलती नहीं है, मात्रा में भी कोई गलती नहीं है। पक्ष दोष, फिर है लिंग संबंधी। लिंग संबंधी कैसे हो सकता है, माता जी को ही तो कहा है तेज बुखार है, पिताजी भी होते तब भी उन्हें भी तेज ही बुखार होता है ना। मतलब कहने का मतलब है पुरुष होते या स्त्री होती, कुछ भी होता, बुखार तो बुखार ही रहना है। तो ये वाला भी नहीं होगा। मात्रा की भी कोई गलती नहीं है, शब्द की भी कोई गलती है, गलती है आपकी पक्ष दोष की। पक्ष दोष की मतलब ये है, देखो पहले तो बता दिया कि हाँ सब खुशल मंगल है, ठीक है, चिंता की भी कोई बात नहीं है, तसल्ली भी दे दी है, फिर बाद में कह दिया माता जी को तेज ज्वार है। तो इसमें पक्ष में क्या हमने गलती कर दी, या तो हम कहते थे पहले ही पक्ष में बता दिया जाता कि तबीयत खराब है, बाकी सब ठीक है, तो ये बात ठीक हो जाती। पहले क्या कहा, सब ठीक है, फिर कहा कि ठीक नहीं है, यानी कि माता जी को बुखार है, ये बात होती कि माता जी को तेज बुखार है, बाकी सब कुशल मंगल है, तो ये वाक्य ठीक होता। तो इसमें क्या है, पक्ष दोष है आपका, बाकी सारी चीजें सही हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा, उपसर्ग यानी कि उपसर्ग ढूंढना है हमें, रहित पूछा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आपका उपसर्ग नहीं है। देखो उपसर्ग रहित है, रहित का मतलब होता है ना होना, सहित होता है साथ में, रहित होता है उसके बिना, यानी कि उपसर्ग नहीं है एक में, वो ढूंढना है हमें। देख लेते सारे ऑप्शन, ए है कुलीन, सुदर्शन, विनम्रता और निर्बल। देखो नी है, बी है, सु है। अब इसमें कु प्लस लीन नहीं हो सकता, लीन कोई नहीं होगा, कु नहीं होगा उपसर्ग रहित में। देखो इसका संधि विच्छेद करते हैं, कुलीन का कुल प्लस इन होता है, कुल प्लस इन होता है कुलीन, अगर इसका संधि विच्छेद। इसमें तो देखो साफ साफ पता चला, सु प्लस दर्शन, वी प्लस नम्रता, नी प्लस बल, तो निर्मल हो जाएगा। इसे ना ऐसे पढ़ लेंगे, इसका निर्बल बन जाएगा, नी प्लस बल बन जाएगा। देखो इसका में तो अलग ही दिख रहा है, बी प्लस निर्मलता, सुदर्शन में भी सु प्लस दर्शन दिख रहा है, लेकिन जो कुलीन है ना इसे ऐसे नहीं कर सकते, तो कु प्लस लीन नहीं कर सकते हम इसे। इसमें क्या होगा, कुल प्लस इन हो जाएगा, और इन क्या है आपका प्रत्यय निकल रहा है, और हमसे पूछा यही है कि उपसर्ग रहित, यानी कि किस में उपसर्ग नहीं है, तो फर्स्ट वाले में ही नहीं है, यानी कि ए में नहीं है। तो 9th का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए हो जाएगा। इसका ये मत कर देना कहीं पर भी कु प्लस लीन, गलत हो जाएगा, कुल प्लस इन होता है, कुलीन होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। 9th में पूछा है निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखो इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग यानी कि जो आगे शब्द जुड़ते हैं, देख लेते हैं। देखो विकास है, बी लगा हुआ है, कास है, लेकिन कास का कोई अर्थ नहीं होता है आपका, ठीक है। विवाद है, सुंदर है और भारतीय है। अगर मैं सुंदर का संधि विच्छेद करूं, विवाद का करूं, तो वाद विवाद, हाँ ये हो सकता है आपका। सुंदर में करेंगे तो सु प्लस नंदर थोड़ी ना होता है, कोई अर्थ थोड़ी निकलेगा इसका।
भारत का क्या करेंगे, भारत प्लस ये हो जाएगा तो भारतीय हो जाएगा। इसमें तो आपका प्रत्यय निकालना क्या है हमें, उपसर्ग। देखो वाद विवाद, ये वाला विवाद जो है ना, इसे बोलते हैं ना वाद विवाद। तो विवाद शब्द का अर्थ होता है और इसी में बी जुड़ा हुआ है, यही हमारा उपसर्ग है। बाकी में विकास में कास का कोई अर्थ नहीं होता। सुंदर में मैंने बता दिया, सु प्लस अंदर तो कर नहीं सकती, ये कोई अर्थ थोड़ी ना बन रहा है इसका संधि विषय। भारत प्लस ये हो जाएगा तो भारतीय हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रत्यय निकल रहा है। तो क्या है 10th का हमारा राइट आंसर विवाद, यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नांकित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, देख लेते हैं। प्रत्यय यानी कि जो शब्द पीछे जोड़ते हैं, है ना, देख लेते हैं किसमें हुआ है। अलग, इसका तो संधि विच्छेद ही ना हो रहा, अलग का ये तो होगा ही नहीं। बी है बिकल, बिक प्लस अल निकालेंगे क्या, बी प्लस कल निकालेंगे तो उपसर्ग निकल रहा है ना। बी प्लस कल, कल तो कल होता है, इसका अर्थ निकल रहा है। सी आते रहते हैं धनिक, हाँ ये हो सकता है, धन प्लस इक, धनिक निकल सकता है। प्रत्यय पूछा है ना, हाँ। पुलक, पू तो कोई, पुल प्लस अक, पुल प्लस अक्ल, लेकिन धन प्लस इक ये ठीक है। अक शब्द नहीं होता आपका प्रत्यय में, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। धन प्लस एक धनिक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 का सी आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है। क्रियार्थक, क्रियार्थक का मतलब होता है क्रिया का अर्थ निकल रहा है और संज्ञा भी है। ध्यान रखना, इस वर्ड पे ही सारा डिपेंड हो रहा है हमारा क्वेश्चन। क्रियार्थक शब्द, क्रिया भी आनी चाहिए उसमें और अर्थ भी होना चाहिए उसका, संज्ञा के रूप में आनी चाहिए। खेल, गणना, महान और पीना। देखो कोई से भी किसी भी नेताजी को कह सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी महान व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, ये विशेषता बता रहा, महान तो होएगा ही नहीं। पूछा क्या, संज्ञा। पानी, वह पानी पीता है, वह पानी पीता है, तो पीना है ना, तो वो तो क्रिया में जा रही है, संज्ञा कहाँ आ रही है, ये तो आपकी क्रिया में जा रहा है। खेलना, खेल से भी खेलना होगा कि बच्चा खेलता है या बच्चे खेलते हैं, ये भी आपकी क्रिया होगी। लेकिन ये पूछ रहा है क्रियार्थक संज्ञा पूछ रहा है हमसे, हमें संज्ञा तक पहुंचना है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका बी, गणना। जैसे क्या कहते हैं, सन 2011 की जनगणना हो रही है, हो रही है जनगणना। जनगणना को हो रही के साथ ही लगाएंगे, वरना जनगणना का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ना ही गणना का मीनिंग रहेगा। चाहे आप किसी चीज की भी गणना कर रहे हो तो ये क्या आ जाएगी, आपकी संज्ञा के साथ ही आएगी। तो गणना आपका शब्द क्या है, क्रियार्थक शब्द है संज्ञा की, ठीक है। तो 12th का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देता है उन्हें क्या कहते हैं। देखो मैंने यही डेफिनेशन कई बार बता दी होगी। जो शब्दांश शब्द के आदि, आदि का जो मतलब है ना वो आगे से है, आदि का मतलब आगे से होगा, अग्र होगा या आगे होगा। आदि का मतलब अंत मत कर देना, कहते ना आदि अनंत या अंत, अंत में खत्म और आदि में शुरुआत होती है, तो आगे। तो जो शब्दांश शब्द आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय, प्रत्यय, सर्वनाम या उपसर्ग। उपसर्ग ही कहा जाता है, सर्वनाम तो है ही नहीं, प्रत्यय भी नहीं होते। प्रत्यय तो पीछे का, अगर पीछे लिखा होता है यहाँ पर तो प्रत्यय हो जाता, अव्यय होते ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका डी हो जाएगा। 13 का डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है। अव्यय का कौन सा भेद नहीं है, देखो नहीं है पूछा है नहीं पूछा है। इसके 4 भेद होते हैं आपके। आपका समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक होता है, भाव बोधक को ही आपका विस्मय बोधक कहा जाता है, और आपका एक और होता है क्रिया विशेषण। ये 4 ही होते हैं। अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें नोट कर लेना, 4 ही होते हैं। जो भाववाचक है ना, ये आपका यहाँ लिख देती हूँ, विस्मय वियोदक है, विस्मय वियोदक है, विस्मय वियोदक होता है, ठीक है। ये विस्मय वियोदक होता है, ये वाला आपका भावादि बोधक जो होता है, ठीक है। अब इनसे पूछा है इन्होंने कौन सा भेद नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी एक क्रिया विशेषण वो इन्होंने दिया नहीं है। तो जो है विचार बोधक जो है आपका वो नहीं होता है अव्यय का भेद, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 का ए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? कौन सा उपसर्ग, यानी कि कोई उपसर्ग लगाना है आचार शब्द में। ये जो आचार शब्द दे रखा है ना आपका, खाने वाला अचार नहीं है ये, कभी अचार समझो इसे, ठीक है। आचार शब्द में पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। देखो जुल्म क्या होता है, किसी को परेशान करना, है ना, यही तो होता है ना। लगा के देख लेते हैं, अनाचार, निराचार, अतिचार या दुराचार, क्या हो जाएगा बताओ। मैं बताती हूँ, इसमें जुड़ेगा आपका ये हो जाएगा आपका अनाचार। अनाचार यानी कि किसी के साथ में जुल्म करना, परेशान करना, प्रत्यार्पणा देना उसको, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15 का ए आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रित शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा? प्रित शब्द में इक लगने पर क्या शब्द बनेगा? देखो पैतृक, तो पत्र थोड़ी ना है जो पैतृक हो जाएगा। फिर आपका पैतृक, पैतृक और पैतृक, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो ये तो त्रा वाले, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल हटा दो, इनका तो वर्तनी शुद्ध ना है बिल्कुल भी। प्रेतक, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर है आपका बी, पैतृक होता है। कहते ना हमारे मात्र आज्ञा, मार्त आज्ञा होता है, मात्र आज्ञा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पैतृक हो जाएगा राइट आंसर। ये बाकी इनकी वर्तनी ठीक नहीं है, तो 16 का बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय पूछा है। देखो आपके प्रत्यय जो होते हैं ना वो दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक कृदंत होता है, एक आपका तदित होते हैं। और जो ये कृदंत प्रत्यय होते हैं ना, इसमें क्या होता है आपका, धातु में कोई शब्द जुड़ने पर उसका शब्द होता है, बनता है। और तदित प्रत्यय में क्या होता है, संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम में शब्द जोड़े जाते हैं, ठीक है। धातु शब्द में जोड़ा जाता है। अब देख लेते हैं इसमें बना है कृपालु। देखो प्रत्यय है, नीचे पीछे ही तो जुड़ा होगा कृपालु, तो कृपा प्लस आलू, कृपा प्लस आलू, यही तो निकलेगा इसका। तो कृपा तो हो गई आपकी एक तरीके से विशेषण, है ना। हाँ विशेषण ही कहा जाएगा, क्योंकि विशेषता बताया जा रहा है। कहते हैं ना आप पर प्रभु की बहुत कृपा है, हाँ कृपा है, ठीक है। और बी आ रहा है आपका दुधारू, दूध प्लस आरू, दूध क्या हो गया आपका, कोई वैसे अर्थ तो निकल रहा है इसका, लेकिन उन्होंने कृदंत प्रत्यय पूछा है ना हमसे, यानी कि कोई धातु शब्द लेनी है हमें। बिकाऊ, बिकना, और रंगीला, रंग, इसमें भी विशेषण है। ये आपका जो दूधारू है ना, शायद उसमें जा रहा है संज्ञा में। कृपालु तो भी आपका भाववाचक में चला गया। बिकाऊ, ये है आपका राइट आंसर। जब बिकने में आउ जुड़ा होगा ना, बिकना और आउ, तब होगा आपका बिकाऊ बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाले शब्द जो हैं आपका विशेषण में चला गया, ये संज्ञा में जा रहा। हाँ दूध आपकी संज्ञा में चला गया, वो कौन सा था? संज्ञा भी आपकी कई प्रकार की होती है ना, भाववाचक होती है, जातिवाचक होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, मतलब कि हाँ पदार्थवाचक जो होता है, द्रव्यवाचक, सॉरी, वो वाली संज्ञा है आपकी द्रव्यवाचक वाली, जिसमें सारी लिक्विड वाली चीज़ें आती हैं आपकी सारी, दूध हो गया, ऊन हो गया, है ना, ऐसे शब्द जिसमें आते हैं। तो बिकाऊ हो गया, तो बिकाऊ क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बिकना जो है ये आपकी क्रिया बता रही है, बिकना आपकी क्रिया आ रही है, और उसमें क्या जोड़ दिया हमने, आऊ जोड़ दिया, तो बिकाऊ हो गया। बाकी क्या है आपकी विशेषण है, ये बाकी आपके तदित हैं तीनों, ये वाला भी, ये वाला और ये वाला, तीनों तदित हैं, और कृदंत आपका यही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, यानी कि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। देख लेते हैं किसमें लगा हुआ है। सजीव, सज प्लस ईव, पराजय, परा प्लस जय, परा प्लस जय, ठीक है। ये परा जो है ना, ये उपसर्ग है आपका। कुरूप, ये भी उपसर्ग है। सजीव में पहली बात तो इसका संधि विच्छेद ही नहीं हो रहा, सा प्लस जीव हो सकता है, पर सा आपका लगा भी है, तो देखो अगर सा लगा हुआ तो उपसर्ग है, पूछा क्या है, प्रत्यय है। अब ये देख लेते हैं, मलिन, हाँ ये हो सकता है, मलिन, मल प्लस ईन, ठीक है, मल प्लस ईन, मलिन हो गया, छोटी ही दे रखी है, यही हमारा राइट आंसर है। क्योंकि हमसे पूछा क्या था, प्रत्यय पूछा, इन निकाल दिया हमने, यही हो गया है। बाकी में क्या है, आपके उपसर्ग दे रखे हैं, उपसर्ग थोड़ी ना ढूंढना था, प्रत्यय तो ढूंढना था। तो 18 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वा वर्ण कौन से हैं? बता देती हूँ कौन से हैं। या, वा, रा, ला, ये होते हैं, देख लो चारों में है किसी में, वही आंसर हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वा, सॉरी ये अंतस्थ व्यंजन बता दिए मैंने आपको, अयोग्य वा पूछ रहे हैं ना, सॉरी। अयोग्य वा कौन से होते हैं? देखो अयोग्य वा में आपके होते हैं, एक तो आता है, एक तो अनुसार होता है उसमें, और एक आपको होता है विसर्ग सहित होते हैं, उन्हें कहा जाता है अयोग्य वा। क्या होते हैं? अनुसार शब्दों को और उसके साथ में विसर्ग के साथ में सहित होते हैं, विसर्ग शब्दों को यानी कि वर्णों को, उन्हें कहा जाता है अयोग्य वा। देखो ये दोनों शब्द जहाँ होंगे वही आंसर होगा, छोटा बड़ा छोटी, ये रहा डी में, छोटा आ और आ, ठीक है, इसमें हो जाएंगे। जैसे अंक हो गया, अंग हो गया, ये सब क्या है आपके, सारे आपका अयोग्य वा में जाते हैं, और ये क्या है, विसर्ग सहित हो जाएगा आपका। तो 19 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? देखो ध्यान से सुनना, द्वित्व का मतलब होता है जिसमें दो वर्ण एक साथ आए हों, दो वर्ण एक शब्द में आए हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन है, इससे भी आपको पता चल रहा हो कि सारे व्यंजन आने चाहिए, स्वर नहीं आना चाहिए। पढ़ लेते हैं, उत्साह, इसमें कोई चीज़ है जो डबल आई है? नहीं आई है। दिल्ली, डबल ला आया है, फिर भी नीचे पढ़ेंगे, ला इलाहाबाद नहीं, पुनः दिल्ली, यही आपका राइट आंसर है। इसमें जो ला है उसको दो बार आया, द्वित्व व्यंजन है ये आपका, और व्यंजन भी दो ही है ना, व्यंजन ही तो ला व्यंजन में आता है आपका। तो क्या हो गया, 20 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? यानी कि ए से एड़ी और ए से ऐनक, है ना, यही तो पढ़ेंगे। ए से एड़ी, ए से ऐनक वर्ण क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं, या मूर्धन्य कहलाते हैं, या नासिक्य कहलाते हैं? देखो नासिक्य तो है ही नहीं, पंचम वर्ण होते तब होते हैं। ओष्ठ्य जो आपके होठों से बोले जाते, कौन सा वर्ग बताया था मैंने? पा वर्ग बताया था, पा पतंग, पा फल, बा बकरी, भा भालू, ऐसा तो कुछ दे ही नहीं रखा है इसमें, ये भी कट गया आपका। मूर्धन्य आपके टा वर्ग होते हैं, टा टमाटर, ठा ठटेरा, डा डमरू, डा डक्कर, है कोई इसमें? नहीं है, सारे कट गए, एक ही बचा है, कंठ तालव्य है, ये कंठ से बोले जाते हैं, कंठ और तालव्य से, ठीक है। तो 21 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22, शा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखो कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जब उन पे हम उच्चारण करते हैं ना, तो हमारे मुख में क्या है, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उसे बोला जाता है आपके ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन को देखो कैसे लिखते हैं, ऊष्म व्यंजन, शा आ रहा है इसमें ये वाला, अब जितने भी शा है ना वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं आपके, देख लो इस पर जी ऊष्म, इस पर संघर्षी और प्रकपी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी शाह, ये भी शाह, ये भी शाह है, लेकिन यूजिंग इनका उपयोग क्या अलग अलग होता है, होते तो शाही है ना, बोलने में उच्चारण में फर्क होता है इनके में, लेकिन ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किस वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा, यानी कि ये तुम्हारे पांचों स्पर्शी व्यंजन दे रखे हैं जो 5 वर्ग में इन्हें डिवाइड करा जाता है, का मेल यदि अनुनासिक वर्ण से हो जाए तो वह क्या उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है? व्यंजन संधि आपने पढ़ी होगी, उसमें पहला वर्ड में क्या होता है, अगर ऐसे वर्ड दिए जाते तो पंचम वर्ड में बदल जाता है, किसी में बताया था पंचम वर्ड में, ठीक है। और इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ पंचम वर्ड क्या होता है आपका, अनुनासिक भी होता है, सॉरी हाँ अनुनासिक होता है, नासिक के भी कहा जाता है, अनुनासिक भी कहा जाता है। तो कौन से वर्ड में तब बदल जाएंगे, ये पंचम वर्ड में बदल जाएंगे, बाकी आपके गलत है, यही इसका राइट आंसर है किसका, 23 का आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, संधि विच्छेद कर लो, मिल जाएगा आंसर। लेख प्लस अक होता है, ये लिख प्लस अक होता है, लिख अक, लिखक हो जाएगा वो, तो लेख प्लस अक होगा, लेख प्लस अक, लेख का भी तो मीनिंग हो चाहिए ना, लेख यानी कि लिखना, यही तो होगा। देख लेते हैं, का प्रत्यय लगा हुआ, इक लगा हुआ, अक लगा हुआ, अक लगा हुआ, देखो ये लिखा हुआ है,
कुछ ही नहीं करना है, अगर नहीं आते ना उपसर्ग और प्रत्यय, संधि विच्छेद कर लो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 का डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? देखो अभी मैंने कई बार बता दिया, ये जो 5 वर्ग होते हैं हमारे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनके पंचम वर्ग जितने होते हैं वो सब नासिक्य में चले जाते हैं, उन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। देख लो कहाँ होंगे। जा है, रा भी नहीं है, शा भी है, तो ऊष्मा आ गया, वहाँ खाली वहाँ बोलते हैं ना इसे, सॉरी यही तो होते हैं। देखो लिख देती हूँ मैं। सबसे पहले आता है रा, फिर आता है ये ना और मा, यही आपके नासिक के व्यंजन होते हैं। नोट कर लेना जहाँ पे अभी आप नोट्स बना रहे हो, देख लो मिल जाएगा। ये रहा, यही तो बताया था मैंने। यहाँ पे ये भी होता, ड़ा होता, ना होता, मा होता, तब भी क्या होता आपका नासिक के व्यंजन में चला जाता है, क्योंकि जो इनकी जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना वो हमारे नाक के द्वारा होता है, चाहे बोल के देख लेना कई बार। तो क्या हो जाएगा 25 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट के। ठीक है, और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी की क्लास नहीं देखी तो उन क्लास को भी आप जाकर देख सकते हो। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।